हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नेहा तोमर एंड यू आर लिसनिंग टू शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइफ्स। कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो आपको बताएंगे कैसी होती है आर्मी सोल्जर्स के परिवारों की जिंदगियां। पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं उन सब का जो इस पॉडकास्ट को अपना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज का किस्सा बहुत ही यूनिक है। शायद ही किसी की आर्मी लाइफ में ऐसा हुआ हो, और प्रार्थना करूंगी कि ना ही हो। हम हमारी न्यूली मैरिड लाइफ काफी एंजॉय कर रहे थे। वो सीएमई का खूबसूरत कैंपस, पुणे शहर, फौजी सोशल गैदरिंग्स, वो हर हफ्ते की मंदिर परेड, सब एकदम मस्त चल रहा था। मेरे ऑफिस का वो एक आम सा दिन था। घर आने के बाद डीजी ने वेजीज ऑलरेडी चॉप करके रखी थी टू हेल्प मी सेव सम टाइम। हमने डिनर किया और रोज की तरह अपने रेगुलर टाइम से सोने चले गए। हम सोने ही लगे थे कि अचानक इनको कॉल आया सीओ का। सीओ इज कमांडिंग ऑफिसर। जिस तरह से कॉर्पोरेट में हमारे यहाँ सीईओ होते हैं, वैसे ही यहाँ सीओ होते हैं, और यहाँ सीओ की इज्जत और औहदा बहुत ऊंचा होता है। तो उनका रात को इतना लेट कॉल करना अजीब था थोड़ा। उन्होंने फोन किया ये बताने के लिए कि वो घर आ रहे हैं, और डीजी भी तुरंत रेडी होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि अचानक क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, वो बस पीछे बैकयार्ड में अरेंजमेंट्स चेक करने आ रहे हैं, डीजी ने बोला। अरेंजमेंट्स? कैसे अरेंजमेंट्स? मैंने पूछा। अरे, देयर इज अ बॉम्ब इन द बैकयार्ड, नो, वो बोले। I was like, क्या? मुझे लगा शायद मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। उन्होंने बताया हमारे पीछे बैकयार्ड में बॉम्ब है। पड़ोसी की बड़ी भैया ने नोटिस किया एक बच्चे के पास। मेरी जान ही सूख गई। I was freaking out. He then narrated the whole incident to me. हम एक ब्लॉक्स में 4 फैमिलीज रहते थे, 2 ग्राउंड फ्लोर और 2 फर्स्ट फ्लोर पे। अभी फिलहाल फैमिलीज के नाम पर सिर्फ हम 2 थे ग्राउंड फ्लोर पर। These were ancient stone houses built somewhere around the British era. कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग 1943 में शुरू हुआ था, और तकरीबन उसी वक्त ये स्टाफ क्वार्टर्स भी बने हुए होंगे। काफी दिक्कतें होती थी इन घरों में अक्सर, पर कई फायदे भी थे। जैसे घर के दीवारों के आर पार नेटवर्क रेंज नहीं होती थी। हमारे सेपरेट गार्डन स्पेसेस थे आगे की तरफ, और पीछे किचन गार्डन के लिए जगहें, और वहीं साइड में सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। चारों घरों के लिए 4 सर्वेंट क्वार्टर्स। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच जंगली झाड़ियां उगी होती थी। कभी कोई उस तरफ जाता नहीं था, कैंटोनमेंट के जंगली जानवरों के अलावा। उस दिन वहां सर्वेंट्स के बच्चे खेलने लगे हुए थे जब उन्होंने ये बॉम्ब देखा। हमारे पड़ोसी मेजर साहब, जिनके बड़ी भैया कुछ कामकाज कराने लगे थे, उन्होंने देखा बच्चों के पास। उन्होंने उसको तुरंत साइड रखवाया और अपने साहब को बताया। उन मेजर साहब ने पता चलते ही डीजे को फोन घुमाया। डीजे को इसलिए क्योंकि उन्होंने बॉम्ब्स में स्पेशलाइजेशन की है, और यहां जो भी करना था उनको अपनी यूनिट के साथ करना था। जी हाँ, काफी डरा देने वाली प्रोफाइल है ना, बट ऐसा ही है। जब आप बॉम्ब सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? वो फिल्मों में देखा हुआ टाइम बॉम्ब, जिसकी घड़ी टिक 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 कर रही होती है और उसके टाइमर के हिसाब से वो कभी भी फट सकता है। तो मुझे भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता था बॉम्ब्स के बारे में। मेरे टीचर से कई सवाल थे। पहला तो ये कब फट जाएगा,
ये यहाँ आया कैसे होगा? क्या ये किसी ने जानकर प्लांट किया था? ऑफ कोर्स वो मेरे जैसे पैनिक नहीं कर रहे थे, पर वो खुद ही इन सब चीज़ों से की जांच करने में लगे हुए थे कि ये बॉम्ब कैसा है, कहाँ से आया, कितना नुकसान कर सकता है, वगैरह वगैरह। और जब इस बारे में मुझे पता चला था, तब पुणे में बैठे सब हाई कमांडर्स तक ये बात पहुंच चुकी थी कि सीएमई के ब्लॉक नंबर 251 के पीछे बॉम्ब मिला है। ये बहुत ही डरा देने वाली बात इसलिए थी क्योंकि जितने किस्से मैंने अब तक सुने थे वो काफी दर्दनाक थे। एक किस्सा सुना था जहां ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के दौरान ड्रिल करते हुए एक बॉम्ब एक्सप्लोजन कराया गया होगा जिसमें सबको छुप जाना था, और धमाके के बाद किसी एक बंदे ने दीवार के बीच एक छोटे से होल में से बाहर देखने की कोशिश की, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है। और इतने में एक छोटा सा बॉम्ब स्प्लिंटर, एक टुकड़ा उस होल में से उनकी आंख में आ गिरा और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। ये सिर्फ एक किस्सा था, ऐसा कई लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर हुआ है। तो एक फौजी की जान को खतरा सिर्फ लड़ाई के वक्त नहीं होता। ऐसे कई हादसे कई फौजियों की जान ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स के दौरान ले लेते हैं। एक फौजी की नौकरी में हर वो दिन खतरा होता है जब वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलता है, फिर चाहे वो पीस स्टेशन हो या फील्ड। तो मैं सिर्फ इस बात से ही मैं डर गई थी कि ऐसा कोई बॉम्ब हमारे ही ब्लॉक में मिला है। रात को वहां पहरा लगवाया था डीजे ने ताकि कोई बच्चे या जंगली जानवर आसपास ना भटकें। सीओ आए, उन्होंने देखा, काफी चिंता जताई और जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स मिलने पर उसको डिस्पोज करने के बारे में बात की। अगला दिन निकल गया पर ऑर्डर्स अब तक नहीं आए थे। काफी हलचल रही हमारे घर के आसपास। अब इसके अगले दिन सैटरडे था। ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था इस बॉम्ब के बारे में, तो फाइनली ऑर्डर्स आ गए थे उसको डिस्पोज करने के, क्योंकि उसको रखे रखने का रिस्क नहीं ले सकते थे और ज्यादा दिन। और ऑर्डर्स ये थे कि वो जहां मिला है उसको वहीं के वहीं ब्लास्ट किया जाए, जिसका मतलब था कि कहीं और नहीं पर हमारे ही बैकयार्ड के पीछे वाले जंगल में वो एक्सप्लोजन किया जाएगा। आसपास वाले घरों के लिए काफी बड़ा झटका था ये, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमारा घर सबसे नजदीक था। नेक्स्ट स्टेप वाज प्रेपिंग अप फॉर द बिग एक्सप्लोजन। डीजे के इंस्ट्रक्शंस थे कि सारे वॉल हैंगिंग्स, क्लॉक्स, पेंटिंग्स, फोटो फ्रेम्स उतार कर नीचे रख दिए जाएं। किचन की क्रॉकरी पैक करके सेफ जगह में रख दी जाए टू इंश्योर मिनिमम डैमेज इन केस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से घरों पर कोई इम्पैक्ट होता है तो। ये सब करके हमें घर से जाने को बोल दिया गया। डीजे वहीं रुक गए क्योंकि उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंडक्ट कराने की। मुझे हमारे पड़ोसी मेजर साहब और उनके बीवी बच्चों के साथ जाना था गेस्ट रूम, जहां हम वो बिग एक्सप्लोजन होने तक रुकते। ये दिन सैटरडे था। सैटरडे को सभी कैंटोनमेंट में नो व्हीकल डे ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कोई मोटराइज्ड व्हीकल्स नहीं चला सकते हैं। ये टाइमिंग हर कैंटोनमेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट द रूल इज द सेम, नो मोटराइज्ड व्हीकल्स अंटिल इवनिंग। इसलिए आप हर फौजी घर में एक से एक बढ़िया साइकिल जरूर पाएंगे, क्योंकि अच्छी एक्सरसाइज के अलावा साइकिल आपको ऐसे दिनों में काफी मददगार साबित होती है।
पर इस सैटरडे जब हम बाहर निकले गेस्ट रूम जाने को, एज यूजुअल हमें एक संतरी ने हाथ दिया और रोका कि साहब गाड़ी नहीं ले जा सकते। मेजर साहब जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम 251 ब्लॉक से आ रहे हैं, और बस इतने में संतरी के हाथों की डायरेक्शन चेंज हो गई और उन्होंने हमें जाने का इशारा किया। हो भी क्यों ना, जब पुणे के कमांड हेडक्वार्टर्स तक ये बात पता थी तो अपने सीएमई के संतरी को क्यों नहीं पता होगी। हमारे आसपास वाले भी सभी पड़ोसियों को घर खाली करके सेफ लोकेशन पर ले जाया जा रहा था। हम आ गए और यहाँ यही प्रे करते रहे कि सब सही से हो जाए और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इतने में एक बड़े ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी हमें, और ये इंडिकेशन था कि काम हो चुका है। पर फिर भी हम डीजे के इंस्ट्रक्शंस का वेट करते रहे। उन्होंने फोन किया और बताया कि सब ठीक से हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। हम सब ने चैन की सांस ली, क्योंकि हम सब डरे हुए थे। वहां काम करने वाले इतने सारे लोग थे कि किसी एक को भी कुछ होता तो शायद डीजे खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हम घर आए और हम यही सोचते रहे कि वापस घर ना जाने हमें किस हालत में मिलेगा। पर थैंक्स टू द हेरिटेज स्टोन हाउसेस हमारे घर की दीवारें एकदम इंटैक्ट थी। उस शाम जब डीजे घर आए, आई वॉज फीलिंग रियली प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि ये सब इतना सक्सेसफुली जो कर लिया था उन्होंने और उनकी टीम ने। उन्होंने बताया कैसे 10 फीट गहरा गड्ढा करके रेत के बोरों के बीच बॉम्ब को प्लेस करके ब्लास्ट किया गया टू इंश्योर मिनिमम डैमेज। अब ऐसे ही थोड़ी उनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन के लिए चुना होगा। जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन एक किस्म का अवार्ड होता है आर्मी सोल्जर्स के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए। इसको हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पे अनाउंस किया जाता है। और बाय द वे, उनको ये कमेंडेशन बैज उसी 15 अगस्त मिला था जिस वक्त हमारी बात शुरू हुई थी। अब आप इसे थोड़ा सा लेडी लक भी बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। खैर, हमारी लाइफ वापस ट्रैक पे आ गई थी। पर फिर कुछ महीने भर बाद वहां फिर से एक बॉम्ब मिला। अब सब घबरा गए थे, ऐसे कैसे बॉम्ब्स अपीयर हो रहे हैं एक के बाद एक। सुने तो थे ऐसे कई पुराने किस्से जहां कोई हनी ट्रैप बिछाकर कैंटोनमेंट में एंट्री करके लोग कोशिश करते रहे हैं आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करने का। बट क्या ये सच में हमारे यहाँ हो रहा था? क्या हमारे सर्वेंट्स में से कोई मिला हुआ था किसी बाहर के टेररिस्ट ग्रुप के साथ? क्या ये प्लान्ड साजिश के तहत कर रहा था कोई? अगर हाँ, तो कौन करवा रहा होगा ये सब? जानने के लिए सुनते रहिए शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइव्स। और अपनी फीडबैक मुझे लिखना ना भूलें। यूट्यूब के कमेंट्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेजेस और आपकी ट्विटर पर आने वाली सभी ट्वीट्स मैं पढ़ रही हूँ। हैंडल का नाम है DJ Neha 2017, DJ AYNEHA 2017। जय हिंद।